अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस क्लास में बेटा, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में बेटा हमें जो काम करना है, 3 हिस्सों में काम करना। बड़ा चैप्टर है, जिस तरह स्टेट्स ऑफ मैटर बड़ा चैप्टर था, इसी तरह ये चैप्टर भी हमारा बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले एक जो हमारा पोर्शन है वो डिस्कवरीज वाला पोर्शन है। फिर दूसरा जो पोर्शन है वो हमारा एटॉमिक मॉडल्स का पोर्शन है। और आखिरी जो पोर्शन है बेटा वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो इन 3 पोर्शंस में बेटा, इन 3 हिस्सों में हमें अपने इस चैप्टर को जो है वो डिस्कस करना है। सबसे पहले डिस्कवरीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, एक्स रेस की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, सारी डिस्कवरीज वगैरह जो होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। इसके बाद एटॉमिक मॉडल्स हैं, डेल्टन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, जितने भी मॉडल्स, हेजनबर्ग का मॉडल, डी ब्रोली का मॉडल, श्रोडिंजर का मॉडल, सोमरफेल्ड का मॉडल, वो सारे मॉडल्स हमने जो हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। और उसके बाद आखिरी जो पोर्शन है बेटा वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब इस चैप्टर में सबसे पहला काम ये करते हैं, इसमें काफ़ी सारी डिस्कवरीज हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो एक स्लाइड मैंने तैयार की हुई है बेटा, जिसमें जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके नाम्स वगैरह को जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ किस साइंटिस्ट ने उसके बारे में जो है वो हमें बताया था। तो इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितने भी मॉडल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, उनके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, सबसे पहले उन साइंटिस्ट के जो नाम है वो हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो है वो बेटा दिया था हमें जॉन डाल्टन ने। जब भी एटम की बात करते हैं हम तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है किसका? जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन एटम के बारे में बताने वाले बेटा सबसे पहले साइंटिस्ट थे। यानी जॉन डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एटम के बारे में सोचने पे मजबूर किया था। इससे पहले एटम के बारे में कोई बात नहीं करता था, तो जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में सोचने पे लोगों को मजबूर किया। हालांकि इनके मॉडल की ज़्यादातर बातें जो हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, मगर फिर भी इनका एक बड़ा नाम है एटम के बारे में बताने वाले और इस पे सोचने पे मजबूर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉन डाल्टन थे। अगले जो आपके साइंटिस्ट है बेटा वो है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया था? क्लू अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस, यानी एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताने वाले फैराडे थे। भाई डाल्टन का मॉडल ये था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, उसके अंदर फर्दर कोई पार्टिकल नहीं होते। मौजूदा दौर में आपको पता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका क्लू देने वाले फैराडे थे। फैराडे के बारे में आपको याद होगा, इन्होंने लिक्विड में से, सॉल्यूशन में से करंट को कंडक्ट किया था और बताया था कि ये करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये करंट को कंडक्ट नहीं कर रहे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था और इस पर पूरा लॉज दिए थे। तो अब आपको मौजूदा दौर में पता है कि भाई कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, करंट को कंडक्ट कोई भी सॉल्यूशन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होंगे, तो वो करंट को कंडक्ट कर रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कब आता है एटम पे या मॉलिक्यूल पे?
इलेक्ट्रॉन के जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज, आने से नेगेटिव चार्ज। खैर ये बात उस जमाने में नहीं पता थी, लेकिन कह लो एक तरह से क्लू मिली आपको कि यार इन चीज़ों पे इनके पास आइंस हैं तो ये करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, इनमें आइंस नहीं है तो ये करंट को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। आइंस जो है वो किसी चार्ज पार्टिकल के आने या जाने से आएंगे। तो कहने का मकसद ये कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस का पहला क्लू देने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा वो फैराडे थे। इसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है बेटा वो दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए, क्रूक्स और थॉमसन। बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो किया था वो क्रूक ने किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था वो क्रूक ने किया था, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था वो सारा सेटअप किसका था? क्रूक का था। और डिस्कवरी का जो क्रेडिट होता है वो जे थॉमसन के सर जाता है। डिस्कवरी बोलो या चार्ज टू मास रेशियो बोलो इलेक्ट्रॉन का, जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो बताया था। क्रूक के एक्सपेरिमेंट में जो रेस निकल रही थी उनका चार्ज टू मास रेशियो बताया था, और बताया था कि चार्ज टू मास रेशियो जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कोई फंडामेंटल चीज़ होगी, फंडामेंटल पार्टिकल होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो पूरा सेटअप था, या पहली बार कह लो वो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो विलियम क्रूक ने किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करके बार बार उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाल के जे थॉमसन ने बताया कि चार्ज टू मास रेशियो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो रेडिएशंस निकल रही है, जो पार्टिकल्स निकल रही है, हर चीज के अंदर है, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का सेटअप या पहली बार एक्सपेरिमेंट क्रूक का था, और इसकी डिस्कवरी या इसका चार्ज टू मास रेशियो निकालने का जो क्रेडिट है वो जे थॉमसन के सर जाता है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो होता कितना, वैल्यू भी लिख देता हूं, एमसीक्यूज में आ सकता है। चार्ज टू मास रेशियो जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो तकरीबन होता है 1.76 या 78 तकरीबन एक्सपोनेंट 11। चार्ज टू मास है चार्ज का कूलम और मास का किलोग्राम। तो 1.78 एक्सपोनेंट माइनस नहीं, एक्सपोनेंट 11 कूलम पर किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो स्टोने थे। सही है, मतलब जब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक ने किया था, या फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे उससे क्लू मिली थी कि एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, तो स्टोने ने कहा कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल पहला डिस्कवर होगा उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। एक ग्रीक वर्ड होता है इलेक्ट्रिका, जिसका मतलब चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, करंट के होते हैं। तो स्टोने ने कहा, मतलब लोगों को क्लू मिलना शुरू हो गई थी, लोगों को पता था कि अनकरीब एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल डिस्कवर होने वाला है। तो स्टोने ने पहले से ही नाम रख दिया कि भाई जो भी पार्टिकल डिस्कवर होगा उसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाएगा। तो नाम पहले से ही डिसाइड हो गया था कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल डिस्कवर होगा उसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। स्टोने ने कहा था और बाकी लोगों ने भी इस पर रजामंदी का इजहार किया था। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया था? मिलिकन ने कैलकुलेट किया था। मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बस इसने उस एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला था। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था पता होगा आप सब लोगों को। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्ब
SI यूनिट में ये होता है, या CGS सिस्टम में बोलूँ तो 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU। CGS यूनिट चार्ज का ESU होता है। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो मिलेकन थे। मिलेकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने बताया था ऐसे। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखो बेटा, E/m हमें पता चल गया, कितना लिखा था, जे थॉमसन ने बताया था 1.78 एक्सपोनेंट 11, ये पता चल गया। और चार्ज आपको पता चल गया, मिलेकन ने बता दिया कितना, 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो मास निकाल लेंगे, मास को उधर ले जाओ और 1.78 एक्सपोनेंट 11 को उधर ले आओ, तो इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो कि कितना होता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg, या ग्राम में बोलूं तो -28 ग्राम, या फिर AMU में बोलूं, तीनों यूनिट में लिख रहा हूं, किसी में भी पूछा जा सकता है, 0.0005 AMU। AMU और ग्राम में कन्वर्जन आपको पता होती है, पहले भी मैंने बताई थी। 1 AMU बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के। तो ग्राम से AMU में जाना तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो इसको इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 0.0005 आ जाएगा। सही है। तो चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने बताया 1.78 एक्सपोनेंट 11। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेकन ने बताया 1.6 एक्सपोनेंट -19। चार्ज टू मास पता चल गया, चार्ज पता चल गया, तो इससे मास निकाल लिया, मतलब मास किसी साइंटिस्ट ने निकाला, मास आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल गया। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्ड स्टेन ने की, वही सेम एक्सपेरिमेंट किया जो विलियम क्रूप ने किया था, जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। उसी एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, थोड़ी सी चेंजिंग की थी, वो जब हम आगे डिटेल में एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उनको देखेंगे। अभी सिर्फ साइंटिस्ट के नाम वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। प्रोटॉन का नाम किसने दिया था बेटा? रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के तहत। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हेनरी बैक्वेरेल थे। एक एटम के न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकलती हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो हेनरी बैक्वेरेल थे। और मैडम क्यूरी ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, उसकी आइसोलेशन की थी या उसकी डिस्कवरी की थी, मतलब उसके बारे में बताया था कि एक एलिमेंट है रेडियम जो कि रेडियो एक्टिविटी करता है, जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, और उन रेडिएशंस की जद में आ गई थी ये, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद इनकी डेथ भी हो गई थी। मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी। तो इन दोनों ने रेडियम की आइसोलेशन की थी। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में बताया था, और इसकी रेडिएशंस की जद में आ गए थे, तो कुछ टाइम बाद इन दोनों की डेथ हो गई थी। इनके नाम से एक मूवी भी आई है नेटफ्लिक्स पे, आई है या आएगी पता नहीं, रेडियो एक्टिविटी के नाम से, तो वो देखना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। सही है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, और रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन का नाम देने वाले, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में डिस्कवर, प्रोटॉन की जगह न्यूक्लियस में बताने वाले, या न्यूक्लियस को ही डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रदरफोर्ड थे। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में जो डिफेक्ट्स आए थे उसको रिमूव करने वाले, या शेल का ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देने वाले
बोहर थे। और रदरफोर्ड का मॉडल था, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड कुछ पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, मतलब रदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। बोहर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, कुछ सर्टेन शेल होते हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसी में हो सकता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यानी शेल का कॉन्सेप्ट या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट जो थे वो बोहर थे। और पहला जो क्वांटम नंबर आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इलेक्ट्रॉन का शेल ही बताता है, तो शेल का कॉन्सेप्ट देने वाले जब बोहर थे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो शेल ही बताते थे, उसका कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट भी बोहर ही थे। एक्स रेस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट रोइंजन थे। रोइंजन ने डिस्चार्ज ट्यूब में ही, डिस्चार्ज ट्यूब में देखो 3 चीजें डिस्कवर हो गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और एक्स रेस को भी रोइंजन ने देखा। अब वो एक अलग तरह की, एक नई तरह की रेडिएशन रोइंजन ने देखी जिसके बारे में इतनी प्रॉपर्टीज वगैरह रोइंजन को नहीं पता थी। तो मैथ्स में जब चीज़ नहीं पता होती तो उसको एक्स कह देते हैं, तो इसी वजह से रोइंजन ने उन रेस को नाम दे दिया एक्स रेस का, क्योंकि एक नई तरह की रेस उसने देखी थी, पहली बार देखी थी, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इतनी नहीं पता थी, तो नाम पड़ गया एक्स रेस का। तो एक्स रेस को डिस्कवर करने वाले रोइंजन थे। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी मतलब क्वांटम फिजिक्स की कह लो बुनियाद रखने वाले मैक्स प्लैंक थे, और आगे इस पे जो काफ़ी काम किया वो आइंस्टाइन ने किया था। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, क्लासिकल थ्योरी चलती थी, पुराने ज़माने की चलती थी, जिसमें काफ़ी सारी थ्योरीज जो थी वो गलत थी या काफ़ी सारी चीज़ें अनएक्सप्लेन्ड थी। सही है, जैसे एटम का स्ट्रक्चर, एटम की स्टेबिलिटी, ये सारी क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सप्लेन हुई क्वांटम थ्योरी से, जिसकी बुनियाद रखने वाले मैक्स प्लैंक थे। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देने वाले या 3 डायमेंशनल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की बताने वाले, या तीसरा जो क्वांटम नंबर होता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको एक्सप्लेन करने वाले, उन सबको बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो श्रोडिंगर थे। सही है, बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड शेल बने होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। श्रोडिंगर ने कहा कि शेल वेल कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हेजनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा था, मगर हम वो जगहें बता सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, वो जगहें ऑर्बिटल होती हैं। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देने वाले या बोहर के हिसाब से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन बस 2 डायमेंशनल घूमता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता, 3 डायमेंशनल घूमता। अक्सर किसी बुक के आप कवर पे देखोगे तो वो एटम बना हुआ होता है, वो यूं भी घूमते हुए दिखा रहे होते हैं, उसको यूं भी घूमते हुए दिखा रहे होते हैं और यूं भी घूमते हुए दिखा रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है, घूमता सर्कुलर ही है मगर तीनों डायमेंशन पे घूम सकता है। तो ये बात मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो श्रोडिंगर थे। और क्योंकि 3 डायमेंशन में घूम रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको बताना हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो 3 क्वांटम नंबर चाहिए होते हैं। तो 2 क्वांटम नंबर इससे पहले आ चुके थे, तो तीसरे क्वांटम नंबर की बुनियाद रखने वाले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बुनियाद रखने वाले श्रोडिंगर थे। जिस तरह क्वांटम थ्योरी कहती थी कि लाइट वेव है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो बिल्कुल इसी तरह डी ब्रोली ने क्या किया, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की बात की। इसने कहा कि पार्टिकल जो हैं वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। जिस तरह लाइट वेव है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, बिल्कुल इसी तरह पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। मतलब जब वो मूव करते हैं तो उनमें से वेव्स निकलती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर या किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर का कॉन्सेप्ट देने वाले डी ब्रोली थे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि कहता था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका मोमेंटम, दोनों चीज़ें आप एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो उसमें एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी। तो इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हेजनबर्ग थे। ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ।
एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ऑफबाउ प्रिंसिपल, इन दोनों के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट पॉली थे। ऑफबाउ प्रिंसिपल जो कहता था कि आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में फिल करोगे तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरा जाएगा, पॉली ने ये बात बताई थी। और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि किसी भी एटम में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, चारों क्वांटम नंबर उनके कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये बात भी किसने बताई थी? पॉली ने बताई थी। और दूसरा क्वांटम नंबर, देखो मैंने कहा पहला क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसकी बुनियाद रखी बोहर ने, एज़ेमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर जो था उसकी बुनियाद रखी थी सोमरफेल्ड ने। और तीसरा जो क्वांटम नंबर था उसकी बुनियाद जो रखी थी वो श्रोडिंगर ने रखी थी। तो इस तरह से तीनों क्वांटम नंबर की जो है वो, सबसे पहला क्वांटम नंबर बोहर ने बताया था, फिर सोमरफेल्ड ने बताया था, और फिर तीसरा वाला जो है वो बेटा किसने बताया था? श्रोडिंगर ने बताया। और बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिटल होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। सोमरफेल्ड ने कहा सर्कुलर नहीं होते, इलेक्ट्रिकल होते हैं, यानी थोड़े से चपटे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर बिल्कुल गोल नहीं होते, अंडे के जैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सॉरी, और एज़ेमुथल क्वांटम नंबर, इनका कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो सोमरफेल्ड थे। तो ये कुछ साइंटिस्ट जो थे वो बेटा हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस किए। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।